हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं 2023 का जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज पेश किया है। उसमें जो काफ़ी मेजर पार्ट है जिसपे सैलरीड एम्प्लॉई और सैलरीड लोगों की नज़र थी और जो चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी टाइम से, इवन आज पूरे दिन से और इवन इस पूरे महीने से आई वाज रीडिंग दैट काइंड ऑफ न्यूज़ कि टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं या टैक्स स्लैब्स में कुछ ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में कुछ नए बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो उसके बारे में जो डिस्क्लोज आज हुआ है, जो डिक्लेरेशंस आज हुई हैं, तो उसमें ओल्ड रिजीम में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, न्यू रिजीम में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस की मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। चेंजेस की डेप्थ इन द सेंस कि क्या चेंज हुए हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा इन डेप्थ, क्योंकि वो आप किसी भी वेबसाइट पे कंपेयर कर सकते हैं और इवन जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको वो सारे चेंजेस दिख जाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये होने वाला है कि जो नए चेंजेस आए हैं, एडिशनल जो जो न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, जो कि वो करने वाले हैं, उनका एज अ सैलरीड एम्प्लॉय हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। क्या हमें न्यू जो टैक्स रिजीम है उसको ऑप्ट करना चाहिए या फिर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ ही कंटिन्यू करें। क्योंकि अब एक कंफ्यूजन का विषय बन गया है कि 7 लाख तक, जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम में बोला गया है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, एक रिबेट दी जाएगी। और ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अभी भी 5 लाख तक का ही कैप होगा, 5 लाख तक पे ही रिबेट मिलेगी, 7 लाख का कैप वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस बात को इनडायरेक्टली समझें तो 5 लाख का जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो आपको रिबेट मिलता है, प्लस 1.5 लाख का जो एटीसी में बेनिफिट मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, बच्चों की स्कूल फीस पे या प्रिंसिपल रीपेमेंट पे होम लोन की, या फिर आपके इंश्योरेंस जो लाइफ कवर इंश्योरेंस होते हैं, या फिर और किसी ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट पे या पीपीएफ या ईपीएफ पे जो भी आपको बेनिफिट्स, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं बेनिफिट एटीसी के अंदर। एटीसी के साथ साथ आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो कि सबको मिलता है। उसके लिए कोई कंडीशंस या कुछ पेपर, कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं करना होता है। तो आप समझिए कि 7 लाख न्यू टैक्स रिजीम में वो डायरेक्टली आपको रिबेट दे रहे हैं और ओल्ड रिजीम में वो पहले से ही एक तरीके से था, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हम कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, फ्लैट टैक्स होता है। कंपैरेटिवली ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में थोड़ा कम टैक्स होता है लोअर स्लैब्स में है। तो आज हम ये चीज कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कौन से टैक्स स्लैब में रहना बेटर है या फिर किस टैक्स स्लैब में हमें कौन से रिजीम को चूज करना चाहिए। तो आइए इसको शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा रिजीम गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि न्यू टैक्स स्लैब में नए चेंजेस लेके आई हैं, कुछ नए लाइक कुछ रिबेट्स दी हैं या फिर कुछ चेंजेस करे हैं या कुछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है, लेकिन वहीं पे ओल्ड टैक्स रिजीम वहीं के वहीं पे टिकी हुई है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो कि आप डिडक्शन क्लेम करो। इवन हम खुद भी एज एन इंडिविजुअल हमें लगता है यार आईटीआर पहले डिक्लेरेशन दो, फिर प्रूफ सबमिट करो, फिर आईटीआर फाइल करो, तो 3 बार हमें ये प्रोसेस करनी होती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के टैक्स को बचाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, उसको फाइल करने के लिए। तो 3 बार हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले हम अपने टैक्स डिक्लेरेशंस कंपनी को सबमिट करते हैं, फिर हम प्रूफ सबमिट करते हैं, एंड देन फाइनली टैक्स डिडक्ट होने के बाद नेक्स्ट ईयर में मार्च के बाद हम उसमें अपने आईटीआर फाइल करते हैं कि हमारे एक्चुअल में क्लेम्स और जो हमारे एक्चुअल में टैक्स बना है वो मैच करता है नहीं करता है, या कितना हमें वापस आना चाहिए या फिर कितना टैक्स हमें वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेप्स होते हैं आजकल, जबकि बहुत सारे लोग टैक्स सेवी हैं, नॉलेज सेवी हैं, तो उन लोगों के लिए शायद थोड़ा इजी है ये टैक्स क्लेम करना, ये सब चीज़ें करना, आईटीआर फाइल करना। बट कुछ लोग जो कि उतने ज़्यादा या कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है आप बोले तो उन लोगों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, उनको सीए की हेल्प लेनी पड़ती है ये सब प्रोसेस करने के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में ये सारा झंझट खत्म होता दिखता है, जहाँ पे नहीं तो आपको कोई आईटी डिक्लेरेशन देनी है, नहीं कोई प्रूफ सबमिट करना है, बस डायरेक्टली एक फ्लैट टैक्स रेट आपको लग जाएगा कि आप जिस स्लैब में आ रहे हो उतने % का आपको टैक्स देना ही देना है, उसमें कोई मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता।
तो ये तो है कि पॉजिटिव साइड की ये सब झंझट खत्म करना है। अब हम देखते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है उसमें क्या पॉजिटिव्स या क्या नेगेटिव्स थे या हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है कि वो एक तरीके से किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है कि वो इन्वेस्ट करे, सेव करे। 1.5 लाख का क्राइटेरिया आज के टाइम पे कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, जबकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आज से 3-4 साल पहले ये काफ़ी मैटर करता था, लेकिन अब महंगाई के हिसाब से ये स्लैब बढ़ना चाहिए था। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि आगे बढ़े, तभी वो न्यू टैक्स रिजीम लेके आए हैं। तो मे बी इन फ्यूचर ईयर्स की कुछ साल बाद, 5-7 साल बाद, ये ओल्ड टैक्स रिजीम गवर्नमेंट खत्म ही कर दे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। आई डोंट हैव एनी सोर्स और एनी नॉलेज जो इस बात को प्रूव करे, बट गवर्नमेंट अगर न्यू टैक्स रिजीम लेके आई तो कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन यही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे वो खत्म कर दें। वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाए। बट उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता था, जो कि पर्सनली मैंने मेरे अपने कलीग्स और फ्रेंड्स में देखा है कि वो टैक्स बचाने के चक्कर में जो आप छोटी छोटी तिकड़म करते हैं कि पीपीएफ खरीद लो, ईपीएफ खरीद लो, टर्म लाइफ कवर ले लो, या हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, या एनपीएस में थोड़ा कुछ एडिशनल 50,000 का जो आपको कवर मिल जाता है 80 सीसीडी में, तो वो 50,000 आप एनपीएस में एडिशनल डाल दो। इसी तरीके से आप कई सारा टैक्स बचा पाते थे, और इसके रीज़न से क्या होता था कि आप कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। क्योंकि इनिशियली जब हम शुरू के ईयर्स में होते हैं अपनी जॉब के, या शुरू में हम उतने ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती हैं कंधे पे। इट मीन्स कि लाइक हम जब जब हम बैचलर होते हैं तो हम लोग इतना नहीं सोचते कि यार हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कि टाइम टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, कि हमें कि सेव भी करना चाहिए। मोस्टली हमारा होता है कि पार्टी, पैसा आया पार्टी करो, खत्म। ठीक है, मोस्टली बैचलर्स का यही हाल होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि सेव अर्ली वाला जो कंसेप्ट है ये खत्म होता दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब आपको कोई क्राइटेरिया ही नहीं बचेगा इन फ्यूचर, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं बचेगा सेव करने के लिए, कोई कंपल्शन ही नहीं होगी, तो आप करेंगे भी नहीं। ठीक है, और एज अ बैचलर सेव अर्ली वाला कंसेप्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। जब आप बाद के दिनों में, जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, तब आपको अचानक से जब पैसे की ज़रूरत होगी, तो क्योंकि आपने बैचलर लाइफ में तो कुछ सेव नहीं किया है, तब आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा वो एडिशनल मनी लेने के लिए। ठीक है, पहली चीज़ जो मेरी कहने की थी कि सेविंग्स की जो हैबिट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती दिखेगी बैचलर्स के बीच में। आप एक बार रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो खुद ब खुद ये चीज़ें रूटीन बन जाती हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ जो है हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस मोस्टली को कंपनी में, कॉर्पोरेट जॉब्स में कंपनी में होती हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को भी होती हैं, इवन आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स को भी होती हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं होता है, और कंपल्शन भी नहीं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई है नहीं कि आपको कोई रिबेट मिलेगा, तो कोई कंपल्शन भी नहीं है। कंपल्शन नहीं है, कल के टाइम पे कुछ बीमार होते हैं आप, कुछ भी होता है, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन आपकी फैमिली पे पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो वैसे भी सेव नहीं कर रहे हो। इवन जो सेव आपके मदर या फादर ने किया है उस पर भी आप एक बर्डन डाल दोगे। ठीक है, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी ना लो, क्योंकि वो प्रैक्टिस में ही नहीं है, क्योंकि वो आपने कोई कंपल्शन ही नहीं है। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जहाँ पे हम सोचते थे कि यार चलो 20,000 का अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, या 15-17,000 का अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, तो एटलीस्ट कुछ पैसे तो मेरे 1,000-2,000 तो कुछ टैक्स में कुछ तो बचेगा, है ना। लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा। करेक्ट। नाउ थर्ड थिंग जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, एचआरए कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ इसलिए देती है ताकि वो किसी भी मेट्रो सिटी में, या किसी भी बड़ी सिटी में, या किसी भी छोटी सिटी में अगर रह रहा है, तो वहाँ पे वो रेंट जो पे कर रहा है उसका कंपनसेशन का एम्प्लॉय को मिलता है। देखिए, हम सीधे से सिंपल सी बात है, हम अपने घर में रहते हैं तो कोई किराया नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, फ्री में रहते हैं। ठीक है, किसी को कुछ नहीं देना। लेकिन अगर हम जॉब के लिए अपने घर से निकल के बाहर जा रहे हैं तो हमें कुछ 5-7-8-10-15,000 20,000, डिपेंड वेरियस सिटीज़। ठीक है, डिपेंड ये भी करता है कि आप कितना बड़ा घर लेते हैं, कितना छोटा लेते हैं, आप अकेले रहते हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो, क्योंकि आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाओगे, तो आप सोचिए कि कंपनी आपको दे रही है कि हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा में पैसे 5,000 10,000 एचआरए जो भी पर मंथ आपको मिलेगा, कि तुम मतलब वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, आप वो एक्सपेंस किराए में देके अपने दिनचर्या का बाकी का जो मतलब सैलरी कंपोनेंट इज डिफरेंट, एचआरए इज डिफरेंट, उस कंपोनेंट पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो
आपके एक्सपेंडिचर के लिए है, ना कि आपकी सेविंग के लिए। आप उसको खुद अपनी जेब में नहीं रख रहे हैं, वो एक एक्सपेंडिचर के लिए है। तो ओल्ड रिजीम में क्या होता था कि एचआरए भले ही आपको 30,000 मिल रहा है, लेकिन अगर आप 1 लाख का एचआरए शो कर रहे हो या फिर 1.5 लाख का एचआरए शो कर रहे हो, तो आपको सिर्फ उतने पे टैक्स रिबेट मिलती थी। तो वो एक सही तरीका था कि जितने का आप रेंट दे रहे हो उतने पे आपको टैक्स रिबेट भी आप ले पा रहे हो। लेकिन वो अब नेक्स्ट न्यू टैक्स रिजीम में खत्म हो जाएगी। पॉइंट इन सारी बातों का ये है, अगर कुछ लोग बोलेंगे तो यार क्या फर्क पड़ता है, एट द एंड अमाउंट फर्क पड़ता है कि कितना टैक्स लगा कितना नहीं लगा। तो वो ही हम कंपेयर करने वाले हैं अब, कि कितना टैक्स लगा कितना नहीं लगा। तो चलिए ये इसको कंपेयर करते हैं कि ज़्यादा इस डिस्कशन में ना जाते हुए कि कौन सा रिजीम बेटर है कौन सा रिजीम गलत है। ठीक है, तो हम कंपेयर डायरेक्टली कर लेते हैं कि आपको एज एन अमाउंट एज एन नंबर्स कहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो एज एन नंबर्स अगर हम बात करेंगे तो देखिए 7 लाख तक के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है ओल्ड टैक्स रिजीम में है, ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप 1.5 लाख का जो एटीसी के अंदर सेविंग्स है, ईपीएफ भी उसमें काउंट हो जाता है, जो कंपनी आपका ईपीएफ काटती है तो वो भी काउंट हो गया, प्लस पीपीएफ या इंश्योरेंस या फिर कोई भी आपकी स्कूल बच्चों की अगर स्कूल फीस हो गई या फिर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये सब काउंट उसमें हो जाती है। तो 1.5 लाख का क्राइटेरिया फुलफिल करना कोई बहुत बड़ा टारगेट या बहुत बड़ा प्रॉब्लम या झंझट नहीं होता है। तो 1.5 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो 7 लाख तक तो ना तो ओल्ड रिजीम में ना न्यू रिजीम में किसी में भी आपको वैसे भी टैक्स नहीं लगने वाला। अब 7 लाख से ऊपर की बात करते हैं कि मान के चलिए आपकी सैलरी 10 लाख तक है, तो हम 10 लाख का एक पकड़ के चलेंगे नंबर। सो 10 लाख के नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंस में अगर हम बात करें, देखिए एटीसी मैंने दोबारा से वही काउंट किया है 1.5 लाख का डिडक्शन, कि 1.5 लाख अगर हम लेके चले। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एनपीएस की। ओल्ड रिजीम में अगर आप एडिशनल 50,000 एनपीएस में डाल देते हैं, और अगर आप एनपीएस भी छोड़िए, अगर बाई चांस आप एचआरए भी 1 लाख क्लेम कर लेते हैं, 50,000 एनपीएस का छोड़ दीजिए, आप अगर आप 1 लाख एचआरए में क्लेम कर लेते हैं, लगभग 1,90,000 या 1 लाख कुछ भी आप एचआरए में क्लेम कर लेते हैं, तो आपको लगभग सेम ही मतलब आपको कम ही पड़ेगा, आपको जो टैक्स पड़ेगा वो कम ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान के इस पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि आपके पास होम लोन है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका सिर्फ इतने से ही, यानी कि 2.5 लाख का भी अगर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो भी आपका जो टैक्स है, टैक्स लायबिलिटी है, वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में कम ही आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 लाख से ऊपर। ठीक है, 10 लाख से ऊपर हम बीच की कई सारी फिगर हो सकती थी, 12, 13, 14, 15, तो वो मतलब उतनी सारी फिगर्स को कंटिन्यू करना या कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम एक बड़ा डिफरेंस, बड़ा गैप लेके चलते हैं। तो 15.5 का हमने लेके चले हैं, जो कि मैक्स लिमिट है फॉर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, सो न्यू टैक्स रिजीम के जो हिसाब से जो हमें टैक्स लगेगा और जो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से जो हमें टैक्स लगेगा, हम उसको अभी कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन में हमने फिर से वही किया, 1.5 लाख का हमने उसमें डिडक्शन डाला ओल्ड टैक्स रिजीम में, और हमने जो कि होम लोन का भी हमने नहीं डाला, कि मान के चलिए आपने कोई होम लोन नहीं लिया, आपके पास होम लोन नहीं है फॉर एनी रीजन, लाइक आपको घर की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों लोगे, है ना। वहां पे आप मान के चलिए एचआरए क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस आज के टाइम पे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम है, करेक्ट। और आप मान के चलिए सिर्फ एनपीएस ही कर रहे हैं, या एनपीएस भी अगर नहीं करते हैं, तो आपको सिंपली आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन केस आप 80C के अलावा कोई ज्यादा डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेडिकल भी आ सकता था। मेडिकल ना लेने का रीजन ही है क्योंकि वो 20-25 हजार का डिडक्शन होता है, तो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, मैक्सिमम लिमिट ही 25,000 है, तो उससे कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है, तो 80CCD जो हमने लिया है 50,000 एनपीएस का, वो सिर्फ इसलिए लिया कि वो एटलीस्ट एक ठीक ठाक अमाउंट है। ठीक है, होम लोन या एचआरए आप दोनों को एक समझ सकते हैं, दोनों भी हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही लेके चल रहे हैं। एक टाइम पे मान के चलिए बंदा सिर्फ एक ही क्लेम करता है, तो क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर 15.5 लाख के केस में अगर आप होम लोन देते हैं या आप एचआरए देते हैं तो आपको कितना डिफरेंस पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मैंने ऑन एन एवरेज, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप 2 लाख से ऊपर ही रेंट दे रहे होंगे, करेक्ट। सो और अगर आप होम लोन भी देते हो तो 2 लाख तक का कैप है, तो 2 लाख तक आप शो कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हमने 2 लाख ही ले लिया है। तो 2 लाख अगर हम लेते हैं
तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा, बट इट इज ऑलमोस्ट सेम, लाइक कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे एडिशनल आप डाल देते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस का डाल देते हैं, प्लस कुछ और एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स जैसे एलटीए वगैरह कुछ डाल देते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो उस साल में दिखाने के लिए, तो अगर ये कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स आप इसमें ऐड कर दें तो ऑब्वियसली आपको ओल्ड रिजीम में ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे सिंपली पता लग रहा है कि अगर आपके पास होम लोन या एचआरए 2 लाख के आसपास दिखाने का है तो आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि अगर आपके पास एचआरए या होम लोन का इंटरेस्ट अगर आपके पास क्लेम करने के लिए नहीं है डिडक्शंस में, तो आप सिंपली न्यू टैक्स रिजीम में जाए, कोई झंझट ना पाले, ठीक है, और आपको न्यू टैक्स रिजीम ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आपका मान के चलिए मैंने 15 लाख का बताया, 15.5 पे कैलकुलेट करके बताया, अगर यही कैलकुलेशन 10-11 की, शायद 11 या 12 की हो तो लगभग सेम हो, तो आप एक बार खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेस्ड ऑन योर लाइक योर नंबर्स। आई डोंट नो कि आपका होम लोन कितना है, आपका एचआरए कितना आप क्लेम कर रहे हो, करेक्ट, वो सब आई डोंट नो, तो वो तो आपको खुद से ही कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट 20 लाख की तरफ। तो 20 लाख पे अगर हम देखें कि हम अगर क्राइटेरिया लेके चले 15 लाख से ऊपर, सो जो कि 20 लाख तक का अगर हम चेक करें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा अगर आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं। हम बात करें कि अगर आप 20 लाख से प्लस जाते हैं, तो 20 लाख से प्लस 30 लाख के बीच में अगर हम बात करें, तो अगेन वही वाला कैलकुलेशन आ जाता है कि आप अगर सारे डिडक्शंस हैं आपके पास क्लेम करने के लिए, सारे डिडक्शन अगेन वही कि आपको होम लोन अगर कंपोनेंट है आपके पास, होम लोन या एचआरए वाला कंपोनेंट है, तो आपको टैक्स कम पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर नहीं है तो आप 15 लाख या उससे ऊपर सिंपली न्यू टैक्स रिजीम में जाए और वहां पे अपना क्लेम डाल दे, विदाउट एनी हेजल, विदाउट एनी थिंग। आपको कोई इन्वेस्टमेंट की टेंशन नहीं लेनी, कोई लाइफ टर्म कोई प्रूफ नहीं दिखाना, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, किसी चीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी। तो अगर आप एचआरए दे रहे हैं, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो रेंट पे कर ही रहे हैं जहाँ पे भी रह रहे हैं, तो वो एचआरए भी अगर क्लेम करते हैं तो भी वो ओल्ड रिजीम में जा सकते हैं। सो थैंक्स गाइज, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, एनी क्लैरिटी यू वांट फ्रॉम मी, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। ये एक रिव्यू वीडियो था कि हम कौन से स्लैब में जाएं, कौन से नहीं। बेसिकली मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या थोड़ा क्यूरियस था कि कौन सा टैक्स रिजीम मुझे लेना चाहिए, क्योंकि नए जो स्लैब्स आए हैं या नए जो चेंजेस आए हैं स्लैब्स में, न्यू टैक्स रिजीम में, वहाँ पे थोड़ा न्यू टैक्स रिजीम थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, और वही हुआ भी है कि जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या जिनका ज़्यादा एचआरए या होम लोन का कंपोनेंट नहीं है, उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेटर अप्रोच है। थैंक यू गाइज।